जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग जो फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में है, यानी टीसीपी जिसे बोल सकते हैं, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। आज मैं आपके लिए ये लेक्चर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं हम टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो है टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच में मिलता है आपको। अब देखिए, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग जो होता है फ्रेंड्स, जो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग होता है उसको मैं 5 भागों में बांटना हूँ। यानी जो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग है उसको 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, ठीक है, मर्सराइजेशन होता है। तीसरा डाइंग और चौथा होता है प्रिंटिंग, उसके बाद फिनिशिंग। तो दोस्तों इसकी 5 यूनिट्स हैं, आपको 5 यूनिट्स तैयार करनी है, जो फ्रेंड्स सेकेंड सेमेस्टर में 50 नंबर का आता है, ठीक है। तो आज की सिर्फ यूनिट यानी ब्लीचिंग जो है, ब्लीचिंग ही कंप्लीट करूँगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ब्लीचिंग की डेफिनीशन, यानी डेफिनीशन क्या होती है ब्लीचिंग की। देखिए फ्रेंड्स, ब्लीचिंग की डेफिनेशन होता है कि रेशों के अंदर उपस्थित रेशा यानी कि कॉटन क्या होता है? कॉटन मतलब होता है कपास, यानी रेशों के अंदर उपस्थित प्राकृतिक रंग मतलब नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग को दूर करके कपड़े को सफ़ेद बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ब्लीचिंग कहलाती है। जैसे कि हमारा जो कॉटन होता है वो येलो कलर का, हल्का येलो होता है, यानी येलोनेस होती है। अब येलोनेस को हम वाइटनेस में बदलने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग करते हैं, यानी येलोनेस को वाइटनेस में बदलने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो ब्लीचिंग कहलाती है। यानी ब्लीचिंग टू रिमूव इम्प्योरिटाइज मतलब अशुद्धियाँ। जो ब्लीचिंग होता है वो 2 अशुद्धियाँ, यानी नेचुरल जो इम्प्योरिटाइज होती है, अशुद्धियाँ होती है, और एडिड होती है, ठीक है। अब ब्लीचिंग के ही अंदर हम एक दूसरी यूनिट्स पढ़ने वाले हैं जो कि फ्रेंड्स है स्टिचिंग क्या होती है कि ग्रे क्लॉथ होते हैं वो अधिकतर 60 से 70 मीटर की लंबाई में मिलता है। जो ग्रे क्लॉथ होता है वो अधिकतर हमें 60 से 70 मीटर की लंबाई में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग क्या होती है कि रंगाई के दौरान मशीन की जो पूरी क्षमता होती है उसका उपयोग किया जा सके तथा बार बार कपड़ा लगाने की असुविधा से बचा जा सके। स्टिचिंग क्या होती है, जैसे कि कोई हमारा फैब्रिक है 1 मीटर का है, ठीक है, और हमने दूसरा फैब्रिक 1 मीटर का लाया, उसमें जोड़ दिया, और जो हमें जॉइंट मिलता है, यानी फैब्रिक में जो हमें मैं जॉइंट देता हूँ फैब्रिक को, तो उस जॉइंट को ही फ्रेंड्स स्टिचिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टिचिंग, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं ब्रशिंग। स्टिचिंग के बाद अब की जाती है क्लॉथ यानी फैब्रिक पर ब्रशिंग क्या होती है? कपड़े को स्टिचिंग के बाद हम ब्रशिंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्टिचिंग के बाद हम ब्रशिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि कपड़े की जो ऊपरी सतह, यानी जो हमारा फैब्रिक होता है इसकी जो ऊपरी सतह होती है ना, उस सतह पर जो अशुद्धियाँ लग जाती हैं उनको हम ब्रशिंग के द्वारा साफ़ करते हैं। यानी फैब्रिक पर उपस्थित इम्प्योरिटाइज को ब्रशिंग द्वारा रिमूव किया जाता है। कपड़े से धूल तथा अन्य अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है उसको हम ब्रशिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रशिंग के बाद हम करते हैं शेयरिंग। तो फ्रेंड्स, शेयरिंग क्या होता है कि जब कपड़े पर बुशिंग कर दी जाती है, यानी जब हम कपड़े पर बुशिंग कर देते हैं तब कपड़े पर कुछ धागे बड़े बड़े रेशे निकले रहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जो कि लो क्वालिटी का जो फैब्रिक होता है उस पर आप एक बार ब्रशिंग कर दो, तब देखिए उस पर जो लो क्वालिटी का फैब्रिक होता है उस पर जब हम फर्स्ट टाइम ब्रशिंग करते हैं तो उसमें देखिए कुछ उभरे हुए हल्के हल्के रेशे निकल आते हैं,
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रोएं, देहाती भाषा में रोएं बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम रोएं बोल सकते हैं, ठीक है। जो वो रेशे निकले होते हैं उसको हम शेयरिंग की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी जो शेयरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारा रेशा उभरा हुआ रेशा होता है उसको हम काट छाट कर छोटा कर देते हैं। शेयरिंग में क्या था, बिल्कुल साफ़ नहीं कर सकते हैं शेयरिंग में, उसे काट छाट कर छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे डाइंग प्रिंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये रेशा उभरा हुआ रहता है तो मुझको डाइंग या प्रिंटिंग में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अगर रेशा उभरा हुआ है तो मैं प्रिंटिंग में मुझे प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसको मैं शेयरिंग द्वारा काट छाँट कर छोटा कर सकता हूँ। ये धागे रंगाई करते समय उतनी अच्छी चमक नहीं दे पाते, ठीक है। अगर ये धागे जो यानी जो रेशा निकले हुए होते हैं रंगाई करते समय उतनी अच्छी चमक नहीं दे पाते, ठीक है। इसमें क्या होता है, मशीन के साथ तेज़ धार वाले, इसमें क्या होता है कि मशीन जो होती है उसमें हमारा फैब्रिक निकलता है तो उसमें तेज़ धार वाले जो ब्लेड होते हैं वो लगे रहते हैं, जो बहुत स्पीड से जो ब्लेड हैं वो लगातार स्पीड से घूमते रहते हैं। और अब क्या होता है कि फैब्रिक इन ब्लेड के बीच से होकर, जो हमारा फैब्रिक है वो जब ब्लेड घूमते हैं और जो फैब्रिक है वो इन ब्लेड के बीच से होकर गुजरता है तो उसे फैब्रिक की सतह जो फैब्रिक की सतह पर जो रेशा निकले हुए होते हैं वो ब्लेडों के द्वारा कट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, शेयरिंग के बाद आती है सिंजिंग। तो देखिए, सिंजिंग क्या होती है कि इस प्रोसेस में फैब्रिक पर उपस्थित रेशों को रिमूव किया जाता है। देखिए, सिंजिंग क्या होती है कि जो फैब्रिक पर उपस्थित जो रेशे होते हैं वो रिमूव किया है। अब देखिए, जो रेशे रिमूव किए जाते हैं वो मैं शेयरिंग के द्वारा हम उन्हें काट छाँट कर छोटा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं रिमूव करते हैं, छोटा कर देते हैं। और सिंजिंग के द्वारा जो रेशे होते हैं उन्हें हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, यानी सिंजिंग के द्वारा। इस प्रोसेस के बाद फैब्रिक पहले की अपेक्षा अधिक चिकना हो जाता है, यानी सिंजिंग के द्वारा जो हमारा फैब्रिक होता है वो शेयरिंग की अपेक्षा अधिक चिकना हो जाता है, यानी शेयरिंग में जो हमारा फाइबर होता है, फैब्रिक होता है वो अधिक चिकना नहीं हो पाता। और इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा फैब्रिक होता है उसको हम गरम प्लेट, ठीक है, गरम प्लेट या गैस फ्लेम के ऊपर से गुजारते हैं, ठीक है। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा गैस फ्लेम के ऊपर से फैब्रिक को कैसे गुजारा जाता है, ठीक है। इस समय फैब्रिक की स्पीड जो हम है वो लगभग 160 से 300 मीटर प्रति मिनट की रखते हैं, ठीक है। और क्यों रखते हैं, ताकि फैब्रिक का कोई भाग सिकुड़ या जलना पाए। इस प्रोसेस के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, फैब्रिक को पानी में भिगो देते हैं, ठीक है। जो मैं इतनी प्रोसेस बता चुका हूँ, इसके बाद हम फैब्रिक को पानी में डुबो देते हैं, यानी किसके बाद गैस फ्लेम के ऊपर से 160 से 300 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से गुजारते हैं और इसके तुरंत बाद हम अपने फैब्रिक को जल में डुबो देते हैं। अब देखिए, सिंजिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम निम्न 3 मशीन प्रयोग में लाते हैं। वो देखिए, फर्स्ट होती है हमारी प्लेट सिंजिंग मशीन। क्या, प्लेट सिंजिंग मशीन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम अपने फैब्रिक को गैस फ्लेम या गरम प्लेट के ऊपर से निकालते हैं। तो पहली हमारी होती है प्लेट सिंजिंग मशीन, दूसरी होती है रोलर, यानी रोलर, मैं आपको रोलर सिंजिंग मशीन भी बताऊंगा, ठीक है। और गैस सिंजिंग मशीन तीसरी होती है। तो गैस सिंजिंग मशीन की स्ट्रक्चर देखिए आप, देखिए जो हमारा फैब्रिक होता है वो इधर से ही जाता है, फिर ये जो नीचे गैस फ्लेम लगी है इसके ऊपर से जो हमारा फैब्रिक होता है वो ऊपरी सतह से भी उसे गैस फ्लेम के द्वारा जो उसके रेशे होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और निचली सतह पर भी रेशों को रिमूव किया जाता है। तो देखिए, नीचे से क्या किया जाता है, गैस फ्लेम के द्वारा हमारे जो निचली सतह पर रेशे होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और जो ऊपरी गैस फ्लेम है उसको जो देखिए ये जैसे ये हमारा गया क्या, फैब्रिक, ठीक है, और इसके ऊपर ये गैस फ्लेम लगी और नीचे भी गैस फ्लेम लगी और जो उभरे हुए ऊपर नीचे रेशे हैं एक गैस फ्लेम के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। और इस टाइम हम जो फैब्रिक की स्पीड है वो 160 से 300 मीटर प्रति मिनट की रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद तुरंत हमारा फैब्रिक ये देखिए जाता है और ये एक पदार्थ जो होता है, ठीक है, इसमें डुबो दिया जाता है, यानी जल होता है, ठीक है, इसमें बहुत एसिड भर दिया जाता है, ठीक है। तो
इसमें हम डुबो देते हैं और इसके बाद हमारा फैब्रिक निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बताया गया कार्यविधि मैंने आपको समझा दी गई। अब आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। गैस सिंजिंग में क्लॉथ के सतह पर जो उभरे हुए रेशे होते हैं वे जलकर रिमूव हो जाते हैं। किसके द्वारा? गैस सिंजिंग के द्वारा। ये ज़्यादातर कपड़े के दोनों तरफ की जाती है, मैंने आपको बता दिया था। इस प्रक्रिया में फैब्रिक को गैस लपटों के ऊपर से तेज़ी से, यहाँ पे 80 लिखा वो आप गलत है, 160 से 300 मीटर प्रति मिनट से गुजारा जाता है। ठीक है, सिंजिंग में जो गैस बर्नर का उपयोग किया जाता है उसके छेद साफ़ करते रहने चाहिए। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये साफ़ क्यों करते रहने चाहिए? क्योंकि जिससे कि एक तार लपटें, अगर इसमें कुछ धूल या मिट्टी भर जाती है तो हमारी जो लपटें हैं वो निकल नहीं पाती, इसीलिए इन्हें साफ़ रखते रहना चाहिए। ठीक है, गैस सिंजिंग मशीन में एलपीजी या ज़्यादातर एलपीजी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। सिंजिंग में अगर ठीक से लौ नहीं निकले तो अथवा लौ कभी कम तथा कभी ज़्यादा हो तो पूरे फैब्रिक पर सूट मार्क्स यानी सरसों के समान काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, कहीं पे हमारा फैब्रिक जल भी जाता है। ठीक है, अब देखिए डिसाइजिंग, इसके बाद हमारा आता है डिसाइजिंग। तो डिसाइजिंग जो होता है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके लिए मैं इसकी डिस्कस कल कर लूँगा। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज के लिए जय हिंद। कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिसाइजिंग के साथ। साइजिंग मैंने आपको क्लियर करा दिया था, डिसाइजिंग क्या होता है वो देख लीजिए आज डेफिनीसन, और कल तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए डिसाइजिंग क्या होता है। डिसाइजिंग ये रहा डिसाइजिंग। आप इसे स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिसाइजिंग क्लियर करा दूंगा। इसके आगे जो है वो क्लियर करा दूंगा। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए इसके बाद फिर हमारा आएगा मर्सराइजेशन। आपको मर्सराइजेशन क्लियर कराऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।